Hello friends, welcome to my channel Pharma Gyan. I am Nursing Panda. Friends, if you remember in my previous video, I have told you that there is some relaxation given in the rating procedure in EPIC guideline 2016. So today I will discuss about that. ये देखिए रेटिंग प्रोसीजर दिया हुआ है एपिक गाइडलाइन 2016 में, जिसमें कि बोला है कि यहाँ पे बहुत सारा क्राइटेरिया दिया है, जैसे हार्डेस्ट टू क्लीन आउट है जो एक्सपीरियंस बेस्ड है, प्रोडक्शन के ऊपर है, तो प्रोडक्शन से फीडबैक लिया गया है और वहाँ पे उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज उसको रेटिंग दिया गया है। अगर ये इजी टू क्लीन आउट है तो रेटिंग 1 है, फिर मीडियम है तो 2 है रेटिंग, डिफ़िकल्ट अगर है तो 3 रेटिंग दिया है। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी के लिए भी दिया है, जैसे वेरी सॉल्युबल और फ्रीली सॉल्युबल है तो रेटिंग 1 है, सॉल्युबल है और स्पैरिंगली सॉल्युबल है तो 2 है रेटिंग, एंड स्लाइटली सॉल्युबल और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ये सब के लिए 3 है। और एडी और पीडी में भी दिया है, जैसे जैसे एडी और पीडी का जो वैल्यू है और कैटेगरी जो देख रहे हैं आप, इसका वैल्यू जैसे जैसे कम होता रहा है तो उसका रेटिंग धीरे धीरे बढ़ता रहा है। जैसे 500 माइक्रोग्राम के लिए 1 रेटिंग है और लेस देन 1 माइक्रोग्राम के लिए रेटिंग 5 है। सेम प्रोसीजर है थेरापेटिक डोज के लिए भी, जैसे ग्रेटर देन 1000 mg के लिए रेटिंग 1 दिया है और लेस देन 1 mg के लिए 5 दिया है। धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे कि आपका थेरापेटिक डोज कम हो रहा है। उसके बाद एपिक गाइडलाइन में एक एग्जाम्पल दिया है, जिसमें कि बोला है कि कुछ सब्सटेंस का एग्जाम्पल दिया, जिसमें 2 क्लीनिंग मेथड यूज हुआ है, एक क्लास 3 क्लीनिंग मेथड यूज हुआ है और एक क्लास 1 यूज हुआ है। उसमें बहुत सारा उसने क्राइटेरिया के बेसिस में रेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से अपना दिया हुआ है रेटिंग। तो इसमें क्लास 3 जो क्लीनिंग मेथड है, उसमें जो जो सब्सटेंस क्लीनिंग हो रहा है उसमें से वो सब्सटेंस जो है वो सबसे हार्डेस्ट टू क्लीन है, 2.8 उसका रेटिंग है और सॉल्युबिलिटी 2 है। और जो क्लास 1 में जो सब्सटेंस क्लीनिंग हो रहा है वो है आर सब्सटेंस, जो वर्स्ट केस है, क्योंकि इसका हार्डेस्ट टू क्लीन जो है 2.6 है रेटिंग और सॉल्युबिलिटी जो रेटिंग है उसका 2 है। उसके बाद फिर जो मोस्ट एक्टिव सब्सटेंस है वो एडी और पीडी बेस्ड क्राइटेरिया के हिसाब से सब्सटेंस ई है, क्योंकि इसका रेटिंग जो है 4 है। और थेरापेटिक डोज के हिसाब से जो मोस्ट एक्टिव सब्सटेंस है वो है एफ सब्सटेंस, क्योंकि इसका रेटिंग भी 4 है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया है एपिक गाइडलाइन में कि जो वर्स्ट केस हम लोगों ने निकाल लिया है, जो फाइंड आउट कर लिया है, तो उसको उसको उसका लिमिट कैलकुलेशन करने के लिए हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कंसिडर करना पड़ेगा, दैट शुड बी द मोस्ट एक्टिव सब्सटेंस, मीन्स जिसका एडी और पीडी रेटिंग सबसे हाई है, या फिर एडी और पीडी अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर थेरापेटिक डोज को कंसिडर करना पड़ेगा, उसमें जो सबसे मोस्ट एक्टिव होगा उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एडी और पीडी वैल्यू जो रेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से मोस्ट एक्टिव सब्सटेंस जो होगा सब्सटेंस ई होगा, और थेरापेटिक डोज के हिसाब से जो मोस्ट एक्टिव सब्सटेंस होगा वो सब्सटेंस एफ होगा। अभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो कैलकुलेशन दिया होता है रेसिड्यू लिमिट कैलकुलेशन करने के लिए, वो फार्मूला फिर से याद दिला दे रहा हूँ। यहाँ पे फिर से वही दिया हूँ कि ये फार्मूला है I/J इंटू K/L इंटू M। अभी इसमें आई कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/1000 ऑफ मिनिमम डेली डोज हो सकता है, या फिर 10 ppm क्राइटेरिया भी ले सकते हो तो 10 ppm डायरेक्टली होगा, या फिर प्रीवियस प्रोडक्ट है डी और पी डी वैल्यू भी हो सकता है। और जे है जो कि लार्जेस्ट डेली डोज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट है, के है मिनिमम बेस साइज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट, एल है शेयर्ड सरफेस एरिया ऑफ इक्विपमेंट्स बिटवीन प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड एम है स्वाब एरिया। अभी यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है आई और एल और एम, वेरिएबल जो है वो के और जे है, क्योंकि अगर एक बार आपने वर्स्ट केस फाइंड आउट कर लिया तो उसका मिनिमम डेली डोज तो कांस्टेंट होगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंगे 10 ppm, वो भी एक कांस्टेंट है, और एडी और पीडी भी कांस्टेंट होगा प्रीवियस प्रोडक्ट के लिए। और जो एल है वो है शेयर्ड सरफेस एरिया ऑफ इक्विपमेंट्स, तो वो मोर और लेस सेम ही रहता है बिटवीन प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट। एम जो है वो स्वाब एरिया है, वो आइदर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वो भी एक कांस्टेंट है। अभी वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है के और जे। के क्या है, वो है मिनिमम बेस साइज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड जे है लार्जेस्ट डेली डोज ऑफ द नेक्स्ट प्रोडक्ट।
दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर आपका चेंज होता रहेगा तो K/J रेशियो भी चेंज होता रहेगा। तो हमें जो कैलकुलेशन लेना है, जो वही प्रोडक्ट लेना है जो जिसका वैल्यू जो है K/J रेशियो जो वैल्यू है वो सबसे मिनिमम रहेगा, ताकि हम मोस्ट स्ट्रिंजेंट लिमिट को अचीव कर सकते हैं। अगर उसको हम लोगों ने वैलिडेशन कर लिया तो फिर बाकी जो प्रोडक्ट है वो उसका वैल्यू उससे ज़्यादा ही रहेगा, उस स्ट्रिंजेंस वैल्यू से नीचे नहीं जा पाएगा। तो उस तरह से हम लोग अपना इक्विवेलेंट ट्रेन में जो भी प्रोडक्ट है उसको बोल सकते हैं कि ये क्लीनिंग वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अभी मैंने ये जो रेटिंग प्रोसीजर दिया हुआ है एपिक गाइडलाइन में, उसके हिसाब से मैंने अपना एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें कि मैंने कुछ प्रोडक्ट रखा है ABCDEF, और इसमें एक ही क्लीनिंग मेथड रखा है, मैंने क्लास 1 रखा है। उसके बाद में मैंने हार्डेस्ट टू क्लीन क्राइटेरिया लिया है, सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया लिया है, DPD क्राइटेरिया लिया है, थेराप्यूटिक डोज क्राइटेरिया लिया है। तो इसमें मैंने कुछ रेटिंग दिया हुआ है। तो आउट ऑफ दिस रेटिंग, आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट B, C and D आर कंसिडर्ड द मोस्ट worst case product, because B, C, D have hardest to clean rating as 2.8 all, and the solubility rating of B, C and D are 1, 3 and 3 respectively. So ये तीन प्रोडक्ट में से, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट B का जो है 1 है, मतलब वो सॉल्यूबल है वाटर में, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। अभी बचा प्रोडक्ट C और D, जिसमें कि दोनों का ही हार्डेस्ट टू क्लीन रेटिंग 2.8 है, दोनों का ही सॉल्युबिलिटी रेटिंग 3 है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए कंसिडर जो करेंगे हम लोग, वो मोस्ट एक्टिव कंसिडर करना है एज पर एपिक। सो प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट E विल बी कंसिडर एज द नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड अगर AD और PD वैल्यू अवेलेबल है नहीं, देन बेस्ड ऑन द थेरापेटिक डोज द मोस्ट एक्टिव सब्सटेंस प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट B एंड प्रोडक्ट E, क्योंकि इन लोगों का जो रेटिंग है वो 5 है। तो वही सब यहीं पे दिया हुआ है इस स्लाइड में। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि अगर मेरा जैसे AD, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि AD और PD दो प्रोडक्ट का सेम है, A और E है, या फिर थेरापेटिक डोज का जो है बेस्ड ऑन थेरापेटिक डोज क्राइटेरिया ऑल्सो B एंड E प्रोडक्ट हैव सेम क्राइटेरिया। सो मैं किसको नेक्स्ट प्रोडक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन में लूँगा, ये क्वेश्चन है। सेकंड है, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि लेट्स सी एन एग्जांपल बाय टेकिंग प्रोडक्ट B एंड E एज द नेक्स्ट कंसिडर्ड प्रोडक्ट इंडिविजुअली मैं एक एक को लूँगा और देखूँगा कि क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने एग्जांपल के हिसाब से लिया हुआ है कि सपोज प्रोडक्ट B हैज़ द लार्जेस्ट डेली डोज ऑफ 100 mg एंड बेस साइज इज 100 kg, एंड सपोज प्रोडक्ट E हैज़ द लार्जेस्ट डेली डोज ऑफ 200 mg एंड बेस साइज एज 50 kg। तो देखते हैं प्रोडक्ट C का भी मैंने लिया है कि वर्स्ट केस है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, कैसे भी करके मैंने सिलेक्ट किया है कि प्रोडक्ट C को मैंने वर्स्ट केस सिलेक्ट किया है, और उसका मिनिमम डेली डोज लिया है 10 mg और बेस साइज 50 kg। तो इसमें से फिर कॉमन सरफेस एरिया जो है इक्विपमेंट का मैंने लिया है 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, स्वाब एरिया लिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी रेसिडू लिमिट कैलकुलेशन करेंगे। रेसिडू लिमिट कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट C बेस्ड ऑन थेरापेटिक डोज क्राइटेरिया। सो फर्स्ट बाई टेकिंग प्रोडक्ट B एज नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो फॉर्मूला मैंने पुट करने के बाद जो रेसिडुअल लिमिट आया, वो प्रोडक्ट B अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसका प्रोडक्ट C का जो लिमिट है वो आ रहा है 0.25 mg। उसके बाद प्रोडक्ट E को लूँगा नेक्स्ट प्रोडक्ट के हिसाब से, तो उसमें जो रेसिडुअल लिमिट प्रोडक्ट C का आ रहा है वो 3.1 mg। अभी इसमें देखिए आप, एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ B प्रोडक्ट, तो उसमें 0.25 mg आ रहा है, लेकिन जब E प्रोडक्ट को ले रहा हूँ तो उसमें 3.1 mg आ रहा है, तो दोनों में से मिनिमम है 0.25 mg। सो प्रोडक्ट B शुड बी सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट कंसिडर्ड प्रोडक्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पज। अभी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है कि जो मोस्ट एक्टिव सब्सटेंस ये बोला है एपिक गाइडलाइन में कि AD/PD को लेना है या फिर थेरापेटिक डोज क्राइटेरिया को लेके देखना है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है उसको लेके कैलकुलेशन करना है, उसमें ये फार्मूला के हिसाब से कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरा चीज़ है, अगर मैं कंसिडर करूँगा, नाउ कंसिडर द सेम एग्जांपल गिवन इन द टेबल। सपोज रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट B बेस्ड ऑन थेरापेटिक डोज इज 4 इंस्टेड ऑफ 5 एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट E रिमेन्स द सेम, दैट इज 5। अभी मैं क्या बोला हूँ, जैसे B और E का यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे B और E का थेरापेटिक डोज के हिसाब से 5 था। अभी मैं बोल रहा हूँ कि कंसिडर करते हैं कि प्रोडक्ट B का 4 है
और प्रोडक्ट ई का सेम रहने देते हैं 5 है। तो अभी देखते हैं क्या है। तो थेरापी डोज इज 4 बी का है इंस्टेड ऑफ 5 एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट ई रिमेन्स द सेम दैट इज 5। सो प्रोडक्ट ई बिकम्स द मोस्ट एक्टिव रेटिंग 5। अभी इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट ई तो मेरा मोस्ट एक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसका रेटिंग जो है 5 है। सो इन दिस केस प्रोडक्ट ई शुड बी सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज। अब ई को लेना चाहिए कैलकुलेशन पर्पज की क्योंकि सबसे मोस्ट एक्टिव है ये। But the residue limit is calculated as 3.1 by taking product E as the next product, which is much higher than that calculated by taking product B as the next product, that is limit calculated as 0.25 mg। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट बी का जो रेटिंग है वो थेरापेटिक डोज के हिसाब से 4 है। इसके बावजूद इसको अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के हिसाब से ले रहा हूँ बी को, देन द रेसिड्यू लिमिट कैलकुलेटेड एज 0.25 mg, which is much lesser than by taking the most active substance that is प्रोडक्ट ई। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है एपिक गाइडलाइन को। ये जो रेटिंग प्रोसीजर दिया है एक्चुअली में ये बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया है। सो मच ऑफ रिलैक्सेशन इज देयर। सो यही मेरे को आपको बोलना था और थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू।